नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। तो आज की पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। दूसरी बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आश्रम और छात्रावासों में बच्चों की मौत को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है। वहीं तीसरी बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हनुमान जी की आरती उतारी और राम मंदिर में रामलला का आशीर्वाद लिया। वहीं चौथी बड़ी खबर, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चल गया है। प्रशासन और नगरपालिका की टीम ने घर के बाहर बनी सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले शीतकालीन सत्र में शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक सीतासरण शर्मा ने राहुल गांधी पर संसद में धक्का मुक्की का आरोप लगाया। इस पर कांग्रेस ने कहा, जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसका मामला यहां कैसे उठाया जा रहा है। राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने अंबेडकर जी का जो अपमान किया उस पर सरकार मौन क्यों है। कांग्रेस के विधायकों ने सदन में नीले गमछे लहराए। दोनों ओर से शोर शराबे और हंगामे के चलते स्पीकर ने कार्रवाई स्थगित कर दी। वहीं दलितों का अपमान करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं जय भीम बोल रहे? अगर ये बाबा साहब को मानते हैं, संविधान के निर्माता को, तो इन्होंने जय भीम का नारा नहीं लगाया, आज तक नहीं लगाते। तो इससे मालूम पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित, आदिवासी और पिछड़ों किसानों की नहीं है। हर समय लोकतंत्र के मंदिर, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, इसको केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का अड्डा बनाया है। कल राहुल गांधी जी ने जो किया वो देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है। प्रताप सारंगी जी जो 70 साल के सांसद हैं, उनको धक्का देकर राहुल गांधी जी ने घायल किया। प्रताप सारंगी जी की क्या गलती है कि वो साइकिल पर चलते हैं? और नेहरू परिवार को ये सरलता, ये सहजता पसंद नहीं है, क्योंकि नेहरू परिवार तो हवाई जहाज में चलता है। ये सामंतवादी मानसिकता जो नेहरू परिवार को है उसको परिलक्षित करता है। एक सांसद जो साइकिल पर चलकर राजनीति में नई पहचान बनाता है, उसको 70 साल के व्यक्ति को घायल किया गया। और वो मुद्दा यदि यहां पर हमारे विधायक सीतासरण जी ने उठाया तो कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ। वहीं ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, शीतकालीन सत्र के अंदर कई मुद्दे उठाए गए। पहले तो कांग्रेस ही प्रदर्शन कर रही थी, पर आज देखा गया कि बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है सदन में। तरुणा, देखिए, निश्चित तौर पर 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र विधानसभा का आयोजित किया गया था, जिसमें हंगामे के साथ ही सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन कर्ज को लेकर के विपक्ष के नेता जो थे वो कटोरा लेकर पहुंचे थे। उमंग सिंघार खासकर और कांग्रेस के जो पूरे नेता थे वो कटोरा लेकर, कर्ज जिस तरह से मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के कटोरा लेकर पहुंचे थे। उसके बाद केतली और कप लेकर के विपक्ष ने गांधी प्रतिमा के नीचे विधानसभा के अंदर ही प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। बेरोजगारी को लेकर के ये प्रदर्शन हुआ। उसके बाद देखिए, लगातार आज भी संविधान की किताब लेकर के पहुंचे थे और नीले गमछे पहनकर पहुंचे थे और जय भीम के नारे भी लगाए जा रहे थे। तो साफ तौर पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो अपमान का मामला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पर जो उमंग सिंघार है वो निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं पर विधानसभा के दौरान एक और मुद्दा उठा, जो राहुल गांधी का केंद्र जो लोकसभा में बीजेपी के नेता को जिस तरह से धक्का मुक्की की गई और फिर उनको सर पे चोट आई, उसके बाद राहुल गांधी पर FIR दर्ज की गई। सीतासरण शर्मा ने यह मुद्दा उठाया था। इसके साथ ही देखिए, 5 दिनों के दौरान अनुपूरक बजट भी पेश हुआ, जिसमें 22,442 करोड़ का बजट था। और बजट में के दौरान आपने देखा कि तमाम लाडली बहना को देखा जाए तो करीब 460 करोड़ का बजट रहा। केन बेतवा परियोजना के लिए 600 करोड़ का बजट रहा। 900 करोड़ का बजट जो चंबल काली सिंह पार्वती नदी के लिए रहा। इसके साथ साथ ही 1600 करोड़ का बजट जो है वो जो शहरी विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना, PM आवास योजना के तहत रहा। तमाम 50 करोड़ का बजट जो है नियुक्ति के लिए बनाया गया। 3 करोड़ का बजट जो है आप देखते बने हैं उनके सुधार के लिए किया गया है। तो अलग अलग तरीके से बजट का अलॉटमेंट किया गया था। इसके साथ साथ ही आप देखिए
जो आज का दिन था वो भी हंगामेदार रहा। हंगामा दो ही बातों पर हुआ है। एक तरफ तो विपक्ष के नेता थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की बात कर रहे थे। वही पक्ष के नेता जिस तरह से राहुल गांधी ने धक्का मुक्की किया, उन पर FIR दर्ज हुई केंद्र में लोकसभा के दौरान, उसको भी लेकर के सत्ता पक्ष में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। इस दौरान राष्ट्रगान का आयोजन नहीं किया, जिसको लेकर के विपक्ष साफ तौर पर निशाना साधता रहा कि राष्ट्रगान का आयोजन समाप्ति के दौरान नहीं किया, ये अच्छी परंपरा नहीं है। विपक्ष का कहना था हंगामा करने के दौरान अगर राष्ट्रगान चलाया जाए तो कहीं न कहीं राष्ट्रगान का अपमान होता है। इस तरह से विश्वास सारंग हो, चाहे राजेंद्र प्रहलाद पटेल और राकेश सिंह, तमाम नेताओं ने विधानसभा को अच्छा बताया है और विधानसभा के 5 दिनों के सत्र के दौरान शासकीय और अशासकीय संकल्प लिए गए। रामकिशोर दोगने जो हरदा के विधायक है, हरदा से लेकर के जो जबलपुर और इसके साथ ही जो आगे का रेलवे लाइन है उसको बढ़ाने की मांग की, उसको स्वीकार किया गया है। इसके साथ साथ ही एक और मांग स्वीकार की गई है, जो ललितपुर छतरपुर के साथ साथ जो रेल मार्ग, जो सड़क मार्ग है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की बात की। इसमें मंत्री PWD मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि ये मांग केंद्र के हिस्से में जाती है। हालांकि इस पर काम चालू हो गया है कि आगे आने वाले समय में केंद्र इस पर प्रस्तावित भी कर सकता है। अब देखिए कई विषयों पर चर्चा हुई, पूरक बजट को लेकर चर्चा हुई, किसको कितना बजट आवंटन करना है। वहीं शराब की बोतल लेकर भी जो है विपक्ष के नेता पहुंचे थे और प्रतीकात्मक तौर पर शराब घोटाले को लेकर लगातार हमला कांग्रेस बीजेपी सत्ता पक्ष पर करते नजर आए। तो 5 दिनों के सत्र के दौरान कई कार्य भी किए गए और जोरदार हंगामे के साथ भी शुरुआत हुई। तमाम नवाचार भी किए गए। पहले दिन जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे थे और महिला विधायकों को सबसे पहले मौका दिया गया कि वो अपने पक्ष को प्रश्नकाल के दौरान रखें, अपने प्रश्नकाल के दौरान रखें। ध्यानाकर्षण और शून्यकाल में भी कई बातें सामने निकल कर आई, जिसमें भ्रष्टाचार सहित देखा गया। तो जल जीवन मिशन को लेकर के जो गोपाल भार्गव वो है वो अपनी सरकार को घेरते नजर आए, क्योंकि जल जीवन मिशन में उन्होंने साफ तौर पर कहा इसकी जांच होनी चाहिए, किस तरह जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो काम 2 साल में होने थे वो काम 5 साल में नहीं हो पाए। तो जल जीवन मिशन को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। वहां विपक्ष नेताओं ने भी जल जीवन मिशन को लेकर सवाल करेगी कि जो गुणवत्ता है वो खराब की जा रही है। इसके साथ साथ जनजाति विभाग के मंत्री जो कुंवर विजय शाह है उन पर भी कई सवाल उठे। उन्होंने जो छात्रावास और तमाम तरह की बातें उस पर भी जवाब देते हुए नजर आए हैं। तो कुल मिलाकर के विधानसभा का सत्र 5 दिनों का था, लेकिन 9:30 बजे रात तक 2-3 दिनों तक ये जो सत्र चला उसमें कई प्रश्नकाल, शून्यकाल और विधायक के मुद्दे थे। जो पहली बार विधायक बने उनके भी मुद्दे सामने आए और तमाम मुद्दों पर सरकार ने चर्चा की। कई मुद्दों पर सरकार गिरती भी नजर आई, कई मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप के दौर लगे, वाद विवाद भी हुआ और जोरदार हंगामे के बीच आज जो नरेंद्र सिंह तोमर है विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने शीतकालीन सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए समाप्त कर दिया। जी, जो सदन के अंदर है, चाहे से भी बीजेपी हो और कांग्रेस हो, दोनों एक दूसरे पर पलटवार किया है। साथ ही जो विपक्ष ने वो सरकार को पूरी तरीके से घेरा है और आज से अनिश्चितकाल के लिए जो सदन है वो स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आश्रम और छात्रावास में बच्चों की मौत को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। वहीं कवासी लखमा ने कहा कि छात्रावास में भूख से भी बच्चों की मौत हो गई है। आदिवासी बच्चे मर रहे हैं, जिससे दिनों दिन इनकी संख्या घट रही है। भूपेश बघेल ने लॉ एंड ऑर्डर पर स्थगन प्रस्ताव लाकर बिगड़ते कानून व्यवस्था पर चर्चा कराने की मांग की। उनके मुताबिक प्रदेश में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं से लोग डरे सहमे हैं। अपराधियों के हौसले बड़े हुए हैं। चाकूबाजी की घटनाएं लगातार हो रही है। पुलिस के लोग भी सुरक्षित नहीं है। कस्टोडियल डेथ भी हुई है। वहीं चरणदास महंत ने कहा कि इस सरकार में आम लोग परेशान है, तो वहीं चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी भी सुखी है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रविंस मनहर जुड़ गए हैं। प्रविंस, छत्तीसगढ़ शीतकालीन सत्र में आज देखा गया है कि छात्रावास में बच्चों की खाने के कारण मौत हो गई और जो ये मुद्दा है वो सदन में काफी गरमाया हुआ है। 11 बच्चों की मौत हो गई है और भी संख्या बढ़ी है इसके अंदर।
देखिए तरुणा, निश्चित तौर पे आज जो है शीतकालीन सत्र का चौथे और अंतिम दिन रहा। ये 4 दिनों की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो इन 4 दिनों में पहला दिन जो है वो किसानों का मुद्दा जो है सदन में विपक्ष उठाते नजर आए। चाहे वो किसानों की अगर हम बात करें तो धान खरीदी का मुद्दा सबसे अहम रहा, क्योंकि प्रदेश में इन दिनों धान खरीदी चल रहा है। ऐसे में धान खरीदी का मुद्दा जो है उठना सदन में लाजायज था और तमाम तरह के जो आरोप थे वो प्रश्नकाल और शून्यकाल पे और जो ध्यान आकर्षण है उस पर उठा। हालांकि दूसरे दिन अगर हम बात करें तो दूसरे दिन जो है वो माइक्रो फाइनेंस का मुद्दा जो है सदन में गरमाया रहा। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को और सरकार को माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से घेरते हुए नजर आए। विपक्ष जो है वो माइक्रो फाइनेंस में संरक्षण देने की बात सरकार को कही, क्योंकि जिस तरीके से हम अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 40,000 से अधिक महिलाएं इसकी शिकार हुई और माइक्रो फाइनेंस में लगभग 1500 अधिक करोड़ रुपए का जो लेन देन है समूहों को जो राशि दी गई है लोन के तौर पर, वो मामला जो है सदन में जो नजर आया, गूंजते नजर आए। अगर हम आज की बात करें तो आज जो है कवासी लखमा है जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने जो है आश्रम और जो छात्रावास है उस पर जो है वो बच्चियों का मौत का मामला उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार वो काम नहीं कर पा रही है, आश्रम और जो छात्रावास है उस पर जो है खाना नहीं मिलता है, ये तमाम मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आए और सरकार से इस पर जांच कराने की मांग कही। हालांकि उस पर विभागीय मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब के तौर पर जो पूर्व मंत्री है कवासी लखमा उसको जवाब देते हुए कहा कि इसकी हम जांच करा रहे हैं, आने वाले समय में जो भी तथ्य होगा उस पर उचित कार्रवाई होगी। अगर वही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर जो है सवाल खड़े किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़ता जा रहा है, चाहे वो दुष्कर्म के मामले हो या फिर चोरी के मामले हो या फिर डकैती के मामले हो या फिर चाकूबाजी के मामले हो या फिर हत्या के मामले, ये तमाम मामले जो है छत्तीसगढ़ में होते जा रहे हैं। सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रही है और कई बहुत से ऐसे आरोप है वो सरकार पर लगाते हुए नजर आए और सरकार को घेरने का कोशिश पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है, क्योंकि आज अंतिम दिन था। ऐसे में जो है पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी जो पार्टी है उन्होंने इस पर स्थगन लाने का प्रस्ताव किया और इस पर चर्चा करना चाहा। हालांकि इस पर जो है सत्ता पक्ष ने अपना वक्तव्य जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रखा। इस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की स्थिति ठीक है, यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा नहीं। हालांकि जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, चाहे वो गोलीबाजी की हो, चाकूबाजी की हो, दुष्कर्म के हो या फिर चोरी की हो, ये तमाम घटनाओं पर जो है सरकार गंभीर है और सरकार इस पर जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। और कुछ दिनों के अंदर ही, जैसे हम अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो कुछ दिन पहले ही राजधानी रायपुर की जो सेंट्रल जेल है उसके सामने जो है वो गोली चला दिया गया था। इस पर भी उन्होंने कहा कि जो तमाम आरोपी हैं उसको 3 दिनों के अंदर जो है पुलिस ने पकड़ा और इस पर कार्रवाई की। तो ऐसे तमाम मुद्दे रहे जिस पर इन 4 दिनों में विधानसभा सत्र, जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, उस पर चर्चाएं हुई। तो निश्चित तौर पे ये माना जाए कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो है हमलावर रहे, चाहे वो धान खरीदी का मुद्दा हो, माइक्रो फाइनेंस का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था के मुद्दा हो या फिर छात्रावास में छात्राओं की मौत का मुद्दा हो। तमाम मुद्दे जो हैं इन 4 दिनों में वो सदन के अंदर जो है गरमाया रहा है और सदन में जो है विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की तमाम तरह की कोशिश की और सत्ता पक्ष की ओर भी जिस तरीके से विपक्ष का सवाल रहा उस पर जो है जवाब देते हुए नजर आए। जी तरुणा जी, देखा गया है कि जो कांग्रेस है वो सरकार पर आरोप लगा रही थी कि जब जब चुनाव होते हैं तब तब जो भाजपा है वो रोहिंग्यों का मुद्दा नहीं उठाती है। मेरी आवाज आ पा रही है प्रवीण साहब को? जी तरुणा, जैसे कि देखा गया है कि छत्तीसगढ़ के अंदर शीतकालीन सत्र था, तो जब कांग्रेस है जो लगातार सरकार को घेर रही है और देखा गया था कि रोहिंग्या जो मुद्दा था उसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि जब जब चुनाव होते हैं रोहिंग्यों का जो मुद्दा बीजेपी ने हमेशा से उठाया वो नहीं उठाती है। निश्चित तौर पे कल की अगर हम बात करें विधानसभा का शीतकालीन सत्र पे, तो जो है विपक्ष रोहिंग्या जो घुसपैठी है उसको लेकर सदन में जो है वो प्रस्ताव लाया था, स्थगन प्रस्ताव लाया था। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब भारतीय जनता पार्टी जो है रोहिंग्या घुसपैठी की बात करते हैं। अगर पिछले विधानसभा की चुनाव की बात करें तो उन्होंने कहा, आरोप लगाया कि बीजेपी इस पर कह रही थी कि जो है कांग्रेस
वो सरकार जिस समय उस तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी उस पर जो है बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो कवर्धा की बात करें, रायपुर की बात करें, राजनांदगांव की बात करें, प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों की बात करें, तो कांग्रेस पर आरोप था कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को जो है बसाने का काम छत्तीसगढ़ में किया है, जिसको लेकर कल जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन के अंदर ध्यान आकर्षण कराया था गृह मंत्री विजय शर्मा को। उन्होंने कहा था कि आपकी सरकार 1 साल हो गई है अब छत्तीसगढ़ में, इस पर इन 1 सालों में कितने छत्तीसगढ़ में रोहिंग्या मुसलमान वो आए हैं, इसकी क्या डाटा है, इनकी कितनी पहचान हो पाई है, कितनी कार्रवाई आपके सरकार के द्वारा की गई है, इसको लेकर जो है गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए कहा था कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अलग अलग जो प्रदेश के लोग हैं वो आ रहे हैं, हालांकि वो आंकड़े नहीं रख पाए थे इसको लेकर कि कितनी कार्रवाई हुई है, कितनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि इस पर जो है सरकार काम कर रही है, क्योंकि जो अलग अलग प्रदेश है, अलग जो जहां से लोग आए हैं उसकी शिनाख्ती की जा रही है, उनकी डाटा निकाला जा रहा है, उनका पहचान किया जा रहा है, तो जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि सरकार को 1 साल हो गए हैं लेकिन इस ओर 1% भी काम नहीं किया है। जी तरुणा। जी, सदन में कई मुद्दे उठाए गए, चाहे से वो किसान का मुद्दा हो या खाद का मुद्दा, और शीतकालीन सत्र को अभी स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी की आरती उतारी और राम मंदिर में रामलला का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। सीएम ने कहा, मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब के वारिस आज कोलकाता में रिक्शा चला रहे, उनकी दुर्गति हो गई है। ऐसे अतिक्रमणकारियों का कुल और वंश ही नष्ट हो गए, वो कभी फले फूले नहीं। सीएम ने कहा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या हुआ है, विश्वनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और संभल में कल के अवतार की भूमि को नष्ट किया गया। वो कौन लोग थे जिन्होंने सनातन धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्हों को नष्ट करने का काम किया? क्यों किया? ये धरती को नरक बनाने की साजिश थी। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान कोलकाता के पास और रिक्शा चलाते हैं। तो मुझे बताओ, अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? उसने ईश्वर की अवमानना की है। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए हैं। प्रशांत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन्होंने मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब के वारिस आज कोलकाता में रिक्शा चला रहे और उनकी दुर्गति हो गई है। साथ ही राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी निशाना साधा है। बिल्कुल तरुणा, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर थे, जहां श्रीमद् भागवत 5 नारायण मां कथा में आज वो शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में तमाम बातें कही। उन्होंने हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई परंपराओं और उसके साथ ही जिस तरीके से हिंदू सनातन संस्कृति पर कुठाराघात जो है आतताई आक्रांताओं ने किया, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है, जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं की वहां निर्मम हत्याएं की जा रही है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, बहन बेटियों की वहां इज्जत आबरू लूटी जा रही है, उनकी निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। यह उन्होंने जो है उदाहरण के तौर पर बताया। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में जो यहाँ जब बंटवारा हुआ था उस समय के जो मंदिर थे उन्हें वहां पर जो है कट्टर मुस्लिम पंथियों ने वहां बंद कर दिया है और उसके साथ ही मंदिरों को तोड़ने के साथ भीड़ सीड़ करने का भी काम किया। जो हिंदू धर्म से जुड़ी बहन बेटियां थी उनको जो वहां जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, निश्चित तौर से देखिए सबसे बड़ी यह घटना रही है। और आज उन्होंने फिर एक बार संभल की घटना का जिक्र किया कि संभल में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं था और संभल में भगवान कल के अवतार की जन्मभूमि को नष्ट किया जा रहा है और आज तक इसमें जो है सरकारों ने कार्रवाई नहीं की है। वहां लोगों ने मंदिरों को बंद कर रखा था, ताले डाल रखे थे और इसके साथ ही वहां जो हिंदू लोग हैं उन्हें वहां से जो है विस्थापित करने का भी काम किया। इसके साथ इतना मजबूर किया गया कि लोग ऐसे आबादियों से अपनी जो है जमीनें बेचकर बाहर चले गए हैं।
निश्चित और संभल की बड़ी घटना थी। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकत्र होने को लेकर पहले भी एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। यह नारा काफी फेमस रहा है, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश और विदेशों में भी हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोगों ने इसको ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पुरजोर समर्थन दिया है। यह जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा रहा है और उससे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि चाहे महाराष्ट्र हो या अन्य राज्यों में जहां भी चुनाव हुए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को खासी जो है बढ़त मिली है। निश्चित तौर से मसला बड़ा था और आज क्योंकि वो आज भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर गए थे, पुण्य भूमि थी जहां पर उन्होंने आज श्रीमद् भागवत 5 नारायण कथा में आज उन्होंने जो है शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कथा का श्रवण भी किया और साथ ही साथ साधु संतों से मुलाकात की है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हिंदुत्व को एक करने और संगठित रहने का संदेश दिया है। बहुसंख्यक आबादी जो देश की है, प्रदेश की है, उसको संगठित रहने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं और आतताई आक्रांताओं की वजह से जिस तरीके से देश में यहाँ पर जो हिंदू संस्कृति सनातन को खत्म करने का काम किया गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है, जीर्ण किया गया है, उन पर कब्जा किया गया, मंदिर मज़ारें बनाई गई हैं या ऐसे आतताई आक्रांताओं ने यहाँ पर अपने महल बनाए हैं, उनको जो है सर्वे के तहत माननीय न्यायालय के द्वारा वहां पर जो है न्याय मिल रहा है। और इस क्रम में विपक्ष लगातार जिस तरीके से हंगामा कर रहा है, जबकि विपक्ष की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, सभी सरकारें रही, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हमलावर भी दिखाई दिए। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। प्रशासन और नगरपालिका की टीम ने घर के बाहर बनी सीढ़ियों को ध्वस्त कर दिया। सांसद पर 24 घंटे में ये 5वीं कार्रवाई है। छापेमारी सांसद बर्क पर एफआईआर, इसके बाद उनके पिता पर केस, घर का कनेक्शन काटा, इसके बाद अब उनके घर पर बुलडोजर चला है। बता दें, बिजली विभाग ने 19 दिसंबर को बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की थी। घर का कनेक्शन भी काट दिया था। शाम को उन पर 1.91 करोड़ जुर्माना लगाया। बिजली विभाग के इंजीनियर विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि सांसद बर्क के घर पर 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे। एक सांसद के नाम से और दूसरा इनके दादाजी के नाम से था। 6 महीने की इनकी बिजली खपत 0 आ रही थी। इसके बाद 2 दिन पहले हमने स्मार्ट मीटर लगवाया। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ संभल से संवाददाता रामपाल सिंह जुड़ गए हैं। रामपाल, देखा जा रहा है कि जो जियाउर रहमान बर्क है, उन्होंने बिजली चोरी की है और काफी बड़े पद पर वो बैठे हैं, तो ऐसा अपराध करना उनको शोभा नहीं देता है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं तरुणा की जो सपा सांसद है जियाउर रहमान बर्क अब जो कहीं ना कहीं प्रशासन के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनके घर पर पहले इन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था। पहले जब 24 तारीख को जो हिंसा भड़की थी, उससे पहले 22 तारीख को जुमे की नमाज हुई थी। उस दौरान उन्होंने आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया था जिससे हिंसा भड़की थी। उसके बाद में लगातार एक के बाद एक तरीके से आरोपी बनते हुए नजर आ रहे हैं ये। तो उसके बाद में अब जो इन पर कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, जैसे ही प्रशासन की टीम यहाँ पर नगरपालिका की टीम, संयुक्त टीम, जिस तरीके से मंदिर मिला है, उसके बाद में इस पर जो बिजली चोरी का जो मामला सामने आया है, जहां पर जो बिजली चोरी जिस तरीके से कर रहे थे, जैसे 2 मीटर इनके घर पर लगाए हुए थे, उससे कहीं ना कहीं इन पर 5 महीने से अधिक का मीटर जो रीडिंग आई है, 0 आई है। 2 दिन पहले हम प्रशासन की टीम जो विद्युत विभाग की टीम पहुंची, तो उसके बाद में यहाँ कहीं ना कहीं ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति जताई है। इसके बाद में अब जो लगातार इन पर 16 किलोवाट का जब उन्होंने जो विद्युत विभाग की टीम ने स्मार्ट मीटर जब लगाया, तो उनकी रीडिंग में 16 किलोवाट से अधिक का जो भार वहां पर पाया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सपा सांसद है गिरते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में इन पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद में जब यहाँ पर जो प्रशासन की टीम, जब यहाँ पर विद्युत विभाग की टीम वहां पर इनके घर पर उस स्मार्ट मीटर को चेंज करने के लिए, चेकिंग करने के लिए, रीडिंग देखने के लिए गई थी, तो उनके जो पिता है मुमलुक रहमान बर्क,
उन्होंने कहीं ना कहीं उन पर उनके लिए धमकाते हुए नजर आए हैं। तो उसमें ऐसा उन पर भी, उनके पिता पर भी, सपा सांसद के जो पिता है मुरली कुरवानबर्ग, उन पर भी FIR प्रशासन ने दर्ज कराई है। ऐसे में ये 5वीं कार्रवाई देखने को मिल रही है 24 घंटे के अंदर, क्योंकि अब प्रशासन उनके जो अतिक्रमण जिस तरीके से वहां पर कर रखा है, तो उसको प्रशासन ने उनकी घर के आगे जो सीढ़ियां थी उनके ऊपर जाकर के तोड़ा है। तो ऐसे में लगातार इन पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। जो परिणाम कहीं ना कहीं ये जो इस तरीके से एक जिस तरीके से सांसद के पद पर बैठा था, जो समाज में एक अच्छा माहौल बनाने की बात करते हैं, वो आज प्रशासन के कटघरे में खड़े हुए तो नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सपा बाप और बेटे की जो मुश्किलें हैं कहीं ना कहीं दोनों की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो विरासत इनको मिली थी वो विरासत ये सपा सांसद संभाल नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं इन पर जो ये कटघरे में प्रशासन की में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जी तरुणा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।